आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में ऐवान फरहत और गुड मैरिज हाल पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी चलता रहा। महिलाएं रोती रहीं, मैरिज हाल टूटते देखती रहीं। ऐवान फरहत के मालिक और उनके वकील अफसरों को कागजात दिखाने की जस्तुजू करते रहे, लेकिन बुलडोजर फिर भी गरजता रहा। अगर दोनों मैरिज हाल पूरी तरह जमींदोज किए जाते हैं तो उनमें अभी 2 दिन और लग सकते हैं। शाम तक गुड मैरिज हाल और ऐवान फरहत का आगे वाला हिस्सा ही टूट पाया है। इस बीच संजय नगर में एक दिल दहलाने वाले हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत पर हंगामा बरपा हो गया। भीड़ को शांत करने के लिए फोर्स के साथ सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव को पहुंचना पड़ा। यहां नो एंट्री में घुसे ट्रक और हादसा करने वाले ड्राइवर क्लीनर को पकड़ लिया गया है। बिथरी चैनपुर में लिव इन में रहने वाली महिला को कत्ल करने के आरोपी बदमाश पर गोलियां चली हैं। उसके दोनों घुटने छलनी हो गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जुनैद कत्ल केस का चौंकाने वाला राज फाश हुआ है, लेकिन 8 साल के बच्चे की लाश बक्से में और झाड़ियों से महिला की लाश मिलने का पर्दाफाश अभी नहीं हो सका है। गन्ने के खेत में एक और कंकाल मिल गया है। मिनी बाईपास पर खड़ी कार से आग की लपटें निकलने लगी और मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर से मारपीट हुई है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। ऐवान फरहत के बाद गुड मैरिज हाल आधा टूटा। पुराने शहर के मोहल्ला सैलानी में सटे सूफीटोला मोहल्ले में ऐवान फरहत और गुड मैरिज हाल पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी चलता रहा। सुबह 11 बजे के बाद फोर्स के पहुंचने पर रास्ता बंद करने के बाद गुड मैरिज हाल के गुजरे दिन टूटने से रह गए हिस्से को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बुलडोजर के साथ पॉकलैंड ड्रिल मशीन भी लगाई गई है। जब दूसरी मंजिल का लेंटर गिरा तो फिजा में धूल का गुबार दिखाई देने लगा। अफसरों फोर्स को रुमाल से चेहरे ढांप लेने पड़े। इस बीच ऐवान फरहत मैरिज हाल के मालिक अपने अधिवक्ता के साथ एक फाइल लेकर पहुंचे। उन्होंने सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव और बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक वर्मा को दिखानी चाहिए तो वो देखने से इनकार करते रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखी गई। इस बीच महिलाएं रोने लगी। सुरक्षा के मद्देनजर सैलानी के रजा चौक से मालियों की पुलिया और ताज पैलेस से आने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। शाम अंधेरा होने से पहले गुड मैरिज हाल के आगे वाले हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों मैरिज हाल को पूरी तरह तोड़ा जाएगा। उसमें अभी वक्त लग सकता है, कम से कम 2 दिन। ऐवान फरहत की छत से दूसरे दिन भी मोबाइल टावर को उतारने का काम तोड़फोड़ के दौरान ही चलता रहा। दूसरे फ्लोर पर सरफराज वली खान और उनके 2 बेटों का परिवार रहता है। उन्होंने भी आवास को खाली नहीं किया है। इस तोड़फोड़ को भी 26/9 पर जुमे पर हुए बवाल से जोड़ा जा रहा है। दोनों मैरिज हाल के मालिकों को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का करीबी बताया जा रहा है, जबकि राशिद खान और सरफराज वली खान दोनों ही परिवार इससे लगातार इनकार कर रहे हैं। सरफराज वली खान के बेटे सैफ अली खान ने तो साफ कर दिया है कि उनके वालिद आजम खान के चेयरमैन रहते, हज कमेटी के मेंबर बनाए गए थे। उनका मौलाना तौक़ीर रज़ा खान या उनकी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बीडीए के द्वारा जो कल से कार्रवाई ऑपरेट की जा रही है, आज भी बादस्तूर जारी है और हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी पुलिस फोर्स के साथ। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे पुलिस बल मौजूद है, पीएसी मौजूद है, महिला पुलिस मौजूद है। चारों तरफ हम लोगों ने जो इस एरिया में है, चूंकि बिल्डिंगें थोड़ी बड़ी हैं तो बैरिकेडिंग करके रोका भी गया है, जिससे कि कोई भी हानि ना होने पाए। गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत 2 मैरिज हॉल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। अब दिखाया इनके द्वारा बिना मानचित्र के जो है मैरिज हॉल चलाए जा रहे थे, तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। संजय नगर में ट्रक के महिला को कुचलने से हंगामा। बारादरी थाने के इलाके में दोपहर दिल दहलाने वाले हादसे में महिला की मौत और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी स्कूटी से जा रहे थे, जिसमें ट्रक ने टक्कर मार दी। पहिए के नीचे आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, हंगामा होने लगा। नो एंट्री में एक ट्रक कैसे घुस आया? भीड़ ने ट्रक के चालक को पकड़ लिया, उससे मारपीट का प्रयास भी किया। तब उसने कह दिया कि 100 रुपये पुलिस को देने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ है। इसे लेकर लोग पुलिस के सामने ही चिल्लाने लगे। हंगामे की सूचना पर सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए। भीड़ को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। उन्होंने मौके पर ही मीडिया को भरोसा दिलाया कि आरोपों को सामने रखते हुए इस मामले में एक्शन होगा। हादसे में जान गंवाने वाली महिला की शिनाख्त सुनीता देवी 65 साल के तौर पर हुई है। उनके पति का नाम मुकेश है, जो इज्जत नगर की आशापुरम कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनका इंजीनियर बेटा कहीं बाहर जॉब करता है, उसके आने का इंतजार हो रहा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के घुटने छलने। थाना बिथरी चैनपुर के इलाके रामगंगा नगर सेक्टर 11 पंचवटी नगर में गोलियां चलने से खलबली मच गई। लोग घबरा गए, लेकिन बाद में साफ हुआ कि पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ लिया है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। बदमाश के पुलिस की गोलियों से दोनों घुटने छलनी हो गए हैं। उसका नाम आरिफ और गुड्डू है। रहने वाला मोहल्ला आफरीदी, थाना कट्टा शाहजहांपुर का है, जहाँ उस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट भी खुली है। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। बिथरी चैनपुर के रामगंगा नगर में एक विवाहिता के साथ लिव इन में रह रहा था, जिसका अपने पति से अलगाव हो चुका है।
विवाहिता और गुड्डू के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर तनातनी होती रहती थी। इसी दरमियान गुड्डू ने 4 जुलाई 2025 को गला दबाकर विवाहिता को कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा पीलीभीत जिले के रिछौला में रहने वाले श्याम मुरारी ने दर्ज कराया था कि उनकी बेटी को आरिफ और गुड्डू ने गला दबाकर मार डाला है। इसी मुकदमे को लेकर बिथरी पुलिस उसे तलाश रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद उसकी घेराबंदी की गई और मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ में बिथरी चैनपुर थाने के सिपाही दीपक भी घायल हुए हैं। सुनवाते हैं कि मुठभेड़ को लेकर एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने क्या जानकारी दी है। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्रांतर्गत चौकी रामगंगा नगर क्षेत्र में आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को लगभग 4 बजे बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड़ महिला की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम आरिफ पुत्र इकराम बताया गया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। ये थाना कटरा शाहजहांपुर जनपद का हिस्ट्री सीटर भी है तथा और जानकारी करने पर इस पर लगभग 26 मुकदमों की जानकारी हुई है और 25,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित था। इसको तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है, जहां इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसके पोजीशन से एक 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। जुनैद के सनसनीखेज कत्ल का चौंकाने वाला राज फाश। थाना फरीदपुर के इलाके में हजियापुर नहर की पुलिया से मिली गोली लगी लाश का राज फाश हो गया है। भूरे खां की गोटिया के रहने वाले जुनैद को गोली मारकर कत्ल किया गया था। कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही किया था। अपने एक साथी के साथ पुलिस ने दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर वो तमंचा जिससे जुनैद को गोली मारी गई थी और डंडा भी बरामद हो गया है। ये कत्ल रिश्तों का कत्ल किए जाने पर किया गया था। बकौल पुलिस इस कत्ल में मुख्य अभियुक्त लवी उर्फ लवप्रीत ने जुनैद को अपनी विवाहिता बहन के साथ नाजेबा हालत में पकड़ लिया था। तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया। पहले उसे घर पर ही पीटा, उसके बाद अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठाकर हजियापुर नहर की पुलिया ले गया। रात में उसे गोली मार दी। इस कत्ल में लवी के दूसरे भाई की भूमिका भी रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम के मुताबिक आरोपी की मां को कत्ल के एक मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वो जेल में बंद है। दिनांक 30/11/2025 को थाना फरीदपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक युवक की डेड बॉडी बडरा गांव के पुल के पास पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उसकी शिनाख्त जुनैद नाम के एक लड़के की हुई, जो कि यहाँ की भूरेखा गोटिया का रहने वाला है। इस संबंध में घटनास्थल निरीक्षण में देखा कि प्रथम दृष्टया उसमें हत्या की घटना प्रतीत हो रही थी। उनके परिजनों से एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिस पर थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 844/2025 पंजीकृत हुआ है 103/1 सेक्शन के अंतर्गत। उसमें जो घटनाक्रम में एक लवी नाम का युवक प्रकाश में आया, जो कि बडरा गांव का ही रहने वाला था। इस सूचना पर हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी और आज सुबह उसकी गिरफ्तारी उसके घर से हुई। पता चला कि वो सामान लेने के फिराक में अपने घर पे आया हुआ है। जब गिरफ्तारी के पश्चात उससे पूछताछ किया गया तो उसने पूरे घटनाक्रम का वो उसकी स्वीकार किया और उसने बताया कि ये जुनैद नाम का जो युवक है उसका मित्र हुआ था और इसके धीरे धीरे इसी रिश्ते में उसकी बहन से उसके अवैध संबंध हो गए, जिससे उसको लवी विरोध करता था। इसी कारण से मना करने के कारण उसकी बहन नहीं मानती थी। उस दिन जुनैद को उसकी बहन ने घर पर बुलवाया था और इसी क्रम में चूँकि लवी गांव में ही एक शादी पार्टी में गया था, वहां से जब लौटा तो इन दोनों को जो है एक साथ पाकर वो क्रोधित हुआ। उसी क्रोध के क्रम में इसको ले जाके अपने मित्र सनी को बुला के उसके साथ रास्ते में ही उसको उसकी पिटाई करके उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस आधार पर लवी से एक तमंचा 315 बोर और कारतूस जो है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ वो डंडा जिसके कारण उसकी पिटाई की गई थी उसको भी बरामद हुआ है। और अभी जो एक्यूज लवी गिरफ्तार हुआ है, इसका अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसका रिमांड लिया जा रहा है।
बच्चे को गला दबाकर मारा, शिनाख्त का इंतजार। इज्जतनगर के इलाके बिलाई धाम के पास लाल बक्स में मिले 8 साल के बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया है। उसे गला दबाकर मारा गया था। कातिलों ने उसकी एक आंख भी निकाल ली थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि बच्चे को तांत्रिक क्रिया के दौरान मारा गया है। पुलिस उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी हो नहीं सकी है। तय मियाद तक उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। उसके बाद अगर शिनाख्त नहीं होती तो उसकी अंत्येष्टि बतौर लावारिसी करा दी जाएगी। इस बीच पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे कि वो कातिलों तक पहुंच सके। मिशन हॉस्पिटल में हंगामा, डॉक्टर से हाथापाई। कोतवाली के इलाके मिशन हॉस्पिटल में रात एक एक्सीडेंटल मरीज के पहुंचने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। एम्बुलेंस में मरीज के साथ आए तीमारदार इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर से डॉक्टर को जल्दी बुलाने की मांग कर फिरने लगे। इससे शोर शराबा होने लगा। तब रात की ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने एम्बुलेंस में जाकर मरीज को चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आरोप है कि इसी दौरान मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। डॉक्टर के मुताबिक हमलावरों में से एक व्यक्ति की पहचान आशुतोष सिंह चौहान निवासी अंगूरी थाना सुभाष नगर के रूप में हुई है। बाकी 4-5 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। इस संबंध में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है। मिनी बाईपास पर कार में आग से खलबली। शील किशन होंडा शोरूम के सामने शाम के वक्त एक खड़ी कार में आग की लपटें निकलने से खलबली मच गई। कार से आसपास खड़े लोग दूर हट गए। इससे यातायात भी प्रभावित होने लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, तब आग पर काबू पाया जा सका। स्विफ्ट डिजायर कार मीरगंज के रहने वाले किन्हीं अनुज की बताई जा रही है, जो श्यामगंज में किसी काम से आए थे। वापस जाते वक्त मिनी बाईपास पर रुके तो कार में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। गन्ने के खेत से मिला लापता बुजुर्ग का कंकाल। मीरगंज के नंदगांव में गन्ने की छिलाई कर रहे ग्रामीण खेत के अंदर कंकाल देखने के बाद घबरा गए। कंकाल के पास तैमा-2 शर्ट भी बरामद हुई हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र गंगवार ने पुलिस को सूचना दी। कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान शीशमखेड़ा निवासी 80 वर्षीय इस्लाम खां के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक इस्लाम खां 25 सितंबर से लापता थे और मानसिक रूप से अस्थिर रहते थे। 3 साल पहले एक सड़क हादसे के बाद उनकी मानसिक समस्या बढ़ गई थी, जिसके कारण कई बार रास्ता भटक जाते थे। परिवार ने उनकी काफी तलाश भी की। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने 275 मोबाइल मालिकों को लौटाए। गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने नवंबर महीने में 275 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 46 लाख रुपए है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकुल खान ने बताया कि सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की संयुक्त टीम ने CEIR पोर्टल और तकनीकी विश्लेषण की मदद से ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में चल रहा है ये अभियान जनता का भरोसा और मजबूत करने का प्रयास है। पुलिस लगातार मोबाइल तलाशने के बाद उनके मालिकों को लौटा रही है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 वर्षों में लगातार बरेली पुलिस के द्वारा मोबाइल की बरामदगी को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है और इसमें पिछले माह में भी अगर हम देखें तो हमारी जो थाने की जो टीम है और जो हमारी सर्विलांस की टीम है, इन दोनों ने मिलकर लगभग 275 मोबाइल फोन्स को माह नवंबर में बरामद किया है, जिनकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए है। इनमें से कुछ टीमें हैं जिनको जो है विशेष रूप से जिन्होंने कार्य किया, इसमें फरीदपुर, नवाबगंज, भूता और इज्जतनगर, इन सब जगहों के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इन्हें नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, इस वर्ष में कुल 2651 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, जिनकी अगर हम अनुमानित कीमत अगर बताएं तो लगभग 5.11 करोड़ रुपए है। तो इस साल जो है लगभग 2700 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं और लगभग 5.25 करोड़ रुपए की ये मोबाइल फोन्स हैं। झारखंड पुलिस ने दबोचे बरेली के 2 तस्कर। झारखंड के जिला पलामू में सदर पुलिस ने डोडा की बड़े पैमाने पर तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सफेद एर्टिगा कार से 1 क्विंटल 8 किलो 870 ग्राम डोडा बरामद किया है। 2 तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में कार से 4 प्लास्टिक के बोरे मिले, जिसमें भारी मात्रा में डोडा भूसी भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्करों के नाम चांद और जिशान है। उनके पास से 3 मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त एर्टिगा कार भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने किया। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 97 लाख के कोडेन कफ सिरप का भंडाफोड़।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर रोक के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएमओ सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर शास्त्री मार्केट से सटी एसबी मार्केट में मेसर्स एक्ट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन की चेकिंग की गई। इस दौरान फर्म ने 62,687 बोतल रिलैक्सी टी कोडेन कफ सिरप, जिनकी कीमत लगभग 97 लाख रुपए है, उसकी खरीद स्वीकार की है, लेकिन वो उसका कोई भी विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे साफ हुआ है कि कफ सिरप को अवैध तरीके से अधिक लाभ कमाने के लिए बेचा गया था। फर्म मालिक ने यह भी बताया कि उन्होंने कफ सिरप मेसर्स सूर्य मेडिकल स्टोर बरखेड़ा पीलीभीत को भी बेचा है, जिसकी ऑनलाइन पेमेंट हुई है। प्रोपराइटर राहुल सबरवाल के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एथलीट रिदम शर्मा को किया सीएम ने सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को पुरस्कृत किया। इसमें बरेली के एथलीट रिदम शर्मा भी शामिल हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बरेली में भी किया गया। इस मौके पर राजकीय संकेत विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के तहत विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में 55 ट्राई साइकिल, 15 व्हील चेयर, 48 श्रवण यंत्र, 8 एमआर किट, 15 स्मार्ट केन, 1 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण भी किया गया। विधायक संजीव अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने कहा कि दिव्यांग हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। देखिए, आज विश्व दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो वैसे तो हम लोग अलग अलग तरीके से दिव्यांग दिवस को मनाते हैं, जागरूकता का कार्यक्रम भी कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो मुख्यालय लखनऊ में आज कुछ कार्यक्रम हुए हैं, उनका प्रसारण भी प्रत्येक जिले में कराया है। हमारे यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में हुआ है। ये सदर में हमने 141 लाभार्थियों को बुलाया था, जिसमें 120 लाभार्थियों को आज ट्राई साइकिल, स्मार्ट केन, एमआर किट, इन सारी उपयोगी वस्तुओं से उनको प्रदान की गई हैं विभाग की तरफ से। आज विश्व दिव्यांग दिवस पे सभी दिव्यांग भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और सरकार से ये मांग भी करता हूं कि जो इनको पेंशन मिल रही है, वो पेंशन जो है महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। तो पेंशन जो है प्रति माह जो है 1,000 रुपए महीना मिलती है इन लोगों को, जो तिमाही में 3,000 रुपए की किस्त इनको आती है। तो मैं ये उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि समान रूप से पेंशन जारी की जाए हैंडीकैप लोगों को। तो कम से कम प्रति दिन जो है 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए प्रति माह अगर पेंशन हो जाए तो एक गुजर बसर आराम से कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में डीएम ने कंबलों की गुणवत्ता जांची। डीएम अविनाश सिंह ने शीतलहर और ठंड में निराश्रित असहाय लोगों को वितरित होने वाले कंबलों की गुणवत्ता की खुद जांच की। उन्होंने क्रय समिति के सदस्यों के साथ मिलकर प्रत्येक कंबल को सावधानी पूर्वक परखा। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कंबलों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कंबल ही वितरित किए जाएं, ताकि सर्दी में उन्हें राहत मिल सके। अब चलते चलते डीएम अविनाश सिंह से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो एसआईआर के काम में लगे एमबी इंटर कॉलेज के व्यावसायिक शिक्षक अजय अग्रवाल 57 साल के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, जिनकी कल ब्रेन हेमरेज से घर पर मौत हो गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात उठाना चाहता हूँ कि ये ना ये बीएलओ के रोल में भी नहीं थे, ना सुपरवाइजर के रोल में भी नहीं थे। स्पष्ट जो कुछ कतिपय समाचार पत्रों ने इन्हें बीएलओ और कुछ लोगों ने इसको सुपरवाइजर की संज्ञा दिया है, जो कि निराधार है। इस बीएलओ और सुपरवाइजर के रोल में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। स्वर्गीय अजय कुमार अग्रवाल साहब, जिनकी की उम्र लगभग 51 वर्ष थी, वो एमबी इंटर कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक थे और इनको डीआईएस के द्वारा फीडिंग कार्य हेतु हेल्प करने के उद्देश्य से लगाया गया था, और जो कि इस काम में बीएलओ का सहयोग कर रहे थे। ये किसी भी बूथ पर या किसी भी सर्किल पर जो सुपरवाइजर होते हैं, उन पर इनका कोई भी डायरेक्ट जिम्मेदारी का रोल नहीं था। ना ये बीएलओ थे, ना ये सुपरवाइजर थे, ये सहयोगी की भूमिका में थे। और इसके पश्चात जो हम लोगों ने पता लगाया कि इनको बीपी और डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से 1 और 2 की रात में जब वो अपने घर में थे, वहाँ पर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसकी वजह से उनका देहांत हो गया।
प्रशासनिक अमला, पूरा निर्वाचन कार्यालय और इस कार्य में लगे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, हम सभी लोग अपने साथी के इस आकस्मिक निधन से बहुत ही दुखी हैं, संतप्त हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को इस आपदा को सहन करने की उनको संबल प्रदान करें। और इसके अलावा पूरा जिला प्रशासन इनके साथ खड़ा है, हर तरीके से साथ खड़ा है। जो भी इनकी जो जैसी भी मदद होगी तो मदद की जाएगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।